हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेवी एंड कलेक्शन। जी हाँ, जैसे कि चैप्टर हम पढ़ ही रहे हैं लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो अब हमें ये देखना है कि लेवी एंड कलेक्शन किस तरीके से किया जाता है टैक्स। लेवी मतलब होता है लगाना एंड कलेक्शन मतलब होता है इकट्ठा करना। तो टैक्स किस तरीके से लगाया जाता है और किस तरीके से इकट्ठा किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ऑफ द CGST एक्ट 2017 provides that there shall be levied of tax called central goods and service tax on all intra-state supplies of goods or services or। तो पहले मैं यहाँ तक आपको बता दूं क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो टैक्स है वो लेविड होगा, वो CGST होगा, ठीक है। और किस तरीके से, ऑन ऑल इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई की बात कर रहा है। इंटरस्टेट मतलब एक ही स्टेट में, ठीक है, यानी कि सप्लाई कहाँ हो रही है, एक ही स्टेट में हो रही है, तो वो इंटरस्टेट सप्लाई होती है। बट अगर एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो वो क्या हो जाती है, वो इंटरस्टेट सप्लाई हो जाती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। तो किसी भी गुड्स या सर्विस का आप क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं या दोनों सप्लाई करते हैं, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर होम ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है। अल्कोहलिक लिकर को छोड़कर, ये हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक। ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द CGST एक्ट 2017 and at such rates not exceeding 20% as may be notified by the government on recommendation of the council and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है क्या कि नॉट एक्सीडिंग 20% से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए CGST, ओके। Now it means maximum जो CGST rate है not exceeding 40%, like 20% CGST and 20% SGST, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। फॉर दी यहाँ पर 20% फॉर अ पर्टिकुलर था CGST, इसलिए ओके। नाउ ऑन ऑल इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर लग जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 5(1) क्या कहता है IGST का, provides that there shall be levied of tax called integrated IGST। 5(1) में किसकी बात हुई है, IGST की बात हुई है, जो कि किस पर लगेगी, इंटर स्टेट सप्लाई पर लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो बातें निकल कर आती है क्या, अगर मैं बोलूँ सेक्शन 9(1) किसके बारे में बात करता है तो आप बोलोगे CGST के बारे में। अगर मैं बोलूँ 5(1) किसके बारे में बात करता है तो आप बोलोगे IGST के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगी और यहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगी। ये दो बातें ध्यान रखनी है आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे MCQs भी निकल कर आ रहे हैं, लाइक 20% रेट एंड 40% मैक्सिमम, 20% फॉर ईच, ये सारी बातें आपको याद रखनी, ओके। एंड इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक। और फिर यहाँ रेट भी नॉट एक्सीडिंग 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो IGST ऑन गुड्स इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, अगर इम्पोर्ट किया जाता है इंडिया में तो IGST होगा बी लेविड एंड कलेक्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम टैरिफ, ठीक है। कस्टम टैरिफ एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, उसको कलेक्ट किया जाएगा। नाउ सेक्शन 9(2) क्या कहता है, सेक्शन 9(1) यहाँ पर पढ़ लिया हमने, सेक्शन 9(2) क्या कहता है, कहता है GST विल बी लेविड ऑन सप्लाई ऑफ, किस किस की सप्लाई पर लगेगा GST लगाया जाएगा। तो देखिए मैं बता देता हूँ जरा आपको, किस पर लगेगा, पेट्रोलियम क्रूड पे लगेगा, यानी कि पेट्रोलियम जो ऑयल होते हैं, पेट्रोलियम रिलेटेड जितने भी चीज़ें होते हैं। नाउ हाई स्पीड डीजल पे लगेगा, मोटर स्प्रिट का मतलब भी ऑयल होता है, ठीक है, कॉमनली कॉल्ड पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टरबाइन फ्यूल, ठीक है, जो टरबाइन्स होते हैं उनके लिए जो ऑयल यूज होता है वो सर। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, इस तरीके से इनकी सप्लाई पर क्या होगा, टैक्स लेविड होगा। shall be levied with effect from such date as may be notified by the government of India on the recommendation of the CGST council, ओके। देखिए
तो यहाँ पर किस तरीके से जीएसटी लगेगा, जब क्या कह देगी, जब गवर्नमेंट नोटिफाइड कर देगी तब से इस पर जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। ओके नाउ 93, ठीक है, 91, 92, 93 पे आ गया CGST 2070। The government may, on the recommendation of this GST Council, may notify categories of supplies of goods or services or both. The tax on which shall be paid reverse charge basis। रिवर्स चार्ज बेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिवर्स चार्ज अभी हमने समझा नहीं है, बट रिवर्स चार्ज आगे आएगा, हम उसके बारे में सेपरेट चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें अपोजिट जो अपोजिट पर्सन होता है वो पेड करता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नाउ 94 CGST सेंट्रल टैक्स, it means CGST, in respect of the supply of taxable goods or services or both by the supplier who is not registered, जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो क्या करता है, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है, शैल बी पेड बाय सच पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस एज द रिसिपेंट, ठीक है। तो वो क्या हो गया, दिस प्रोविजन सस्पेंडेड टिल 1/3/2018, तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो एक नोट आ गया यहाँ पर, देखिए किस तरीके का नोट है यहाँ पर। Reverse charge provision would not be applicable if the aggregate value of such supplies of goods or services or both received by a taxable person from any or all the suppliers who are not registered, जो कि registered नहीं है, यहाँ पर ये बात रखनी है, ठीक है, does not exceed 5,000 in a day। यानी कि एक दिन में एग्रीगेट जो वैल्यू है वो 5,000 की ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। डज नॉट एक्सीड बोला है, ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। रिवर्स चार्ज बेसिस पर प्रोविजन कैसे लगेगा, एग्रीगेट वैल्यू है जो सप्लाई की या गुड्स की शुड बी रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम एनी अदर सप्लायर हु आर नॉट रजिस्टर्ड है, नॉट रजिस्टर्ड की बात हुई है। डज नॉट एक्सीड जो सप्लाई है क्या नहीं होनी चाहिए, 5,000 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ओके नाउ सेक्शन 5 पर आ जाइए, सॉरी 95 सेक्शन 5 पर ऑफ CGST है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यानी ECO। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की बात कर रहा है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की बात कर रहा है, तो MCQs के लिए भी बेनिफिशियल है और वैसे सेपरेट क्वेश्चन के लिए बेनिफिशियल है। क्या कहता है देखिए, इज लायबल टू पे टैक्स इफ ECO डज नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का फिजिकल प्रेजेंस नहीं है टैक्सेबल टेरिटरी में, और एनी पर्सन रिप्रेजेंटिंग सच, कोई पर्सन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इको को फॉर एनी पर्पस, किसी पर्पस के लिए इन द टैक्सेबल टेरिटरी में, शैल बी लायबल टू पे टैक्स, उसको टैक्स देना होगा। देखिए कितना अच्छा टॉपिक है, ठीक है। यानी कि फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, बट उसका रिप्रेजेंटिंग हो रहा है वहाँ पर टैक्सेबल टेरिटरी में, ठीक है, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। Provided further that where an ECO does not have an representative, अगर नहीं है in the taxable territory में representative भी नहीं है, तो such ECO shall be appoint, वो ECO क्या करेगा, अपॉइंट कर लेगा a person in the taxable territory में ही for the purpose of paying tax and such person shall be liable to pay tax। यानी कि किसी भी हालत में उसको टैक्स देना ही देना, यानी कि वो हो चाहे ना हो, ठीक है। तो अच्छा था टॉपिक, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको ना। समरी दे दी गई है यहाँ पर, तो समरी हमने पढ़ी लिया। 91 की क्या है, वही एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर है। 51 की क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटरेस्टेड की बात की थी, इंटरेस्टेड की बात की है, ठीक, CGST और IGST। फिर 92 में सप्लाई, गुड्स की सप्लाई किस तरीके से CGST लेविड होगा। 52 में यहाँ पर 52 में क्या होगा, ये लेविड होगा IGST, ठीक है। 93 में गवर्नमेंट लाइबल होगी, रिवर्स चार्ज की गवर्नमेंट विल बी डिसाइड करेगी, और यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड सेम हुई थी। रिवर्स चार्ज की बात की 94 में वही बाय सप्लाई बाय नॉट रजिस्टर्ड पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। सप्लाई बाय नॉट रजिस्टर्ड पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और एक दिन में क्या बात हुई थी हमारी की डज नॉट एक्सीड 5,000। ओके 94 सब्सटेंडेड हो गया है, ये भी बात ध्यान रखनी है, ठीक।
नेक्स्ट है हमारा नोटिफिकेशन टू एग्जाम टैक्स ऑन गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन और साइन खत्म कर दिया गया है, ये बात भी ध्यान रखनी है, एग्जाम कर दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 5 में ईसीओ की बात की थी, सेक्शन 5 में ईसीओ कॉमर्स। देखिए ऊपर कहीं बात नहीं है बट यहाँ बता दूं मैं, सेम वही थिंग बोली जाएगी यहाँ पर, आईजीएसटी पे होगा या सीजी पे होगा, सॉरी हाँ दोनों केस में ही क्या होगा देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो है लाइबल टू पे टैक्स होगा। ठीक, एनी पर्सन रिप्रेजेंटिंग, सेम थिंग बोला जा रहा है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जरा ये नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नोटिफाइड सर्विस टेकन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले रहे हैं हम सर्विसेज तो क्या होगा, रिवर्स चार्ज बेसिस पर एप्लीकेबल होगा टैक्स, है ना, ये ऊपर हमने पढ़ा था, जरा इसको एक्सप्लेनेशन दी गई है, थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन है ये, डेटेड 29 मार्च 2019, हैज नोटिफाइड करता है क्या, डेट रजिस्टर्ड पर्सन स्पेसिफाइड बिलो शैल बी रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज और बोथ सर्विसेज received from an unregistered supplier shall pay tax on reverse charge basis as recipient of such goods of service। अनरजिस्टर्ड पर्सन ने सप्लाई किया है तो कौन, रिसिपिएंट जो है वो पे करेगा ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस। कैटेगरी ऑफ सप्लाई है यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की, और यहाँ पर रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोला गया है। ठीक है, तो ये किस केस में, डेवलपमेंट राइट्स, एफएसआई, ये क्या है, कैटेगरीज है, कोई प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, प्रमोटर, फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर कौन होगा, रिसिपिएंट, रिसिपिएंट कौन, प्रमोटर होगा। ओके, तो ये बात ध्यान रखिए, तो प्रमोटर विल बी लायबल टू पे टैक्स। ओके, now cement falling in chapter this heading scheduled custom tariff constitute a shortfall minimum value of the goods services required to be purchased by a promoter for construction, promoter purchase कर रहा है for construction project in a financial year, इस केस में भी क्या होगा, प्रमोटर होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी। Next, capital goods falling under the chapter the first schedule of the custom tariff act and supplied to a promoter को supplied कर दिया गया है, तो इस केस में भी प्रमोटर ही होगा, यानी कि तीनों केस में प्रमोटर की बात हो रही है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो इस केस में क्या होगा, प्रमोटर लायबल टू पे टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स चार्ज। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाइड अप्रोच इन्होंने बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से भी हमने पढ़ ही लिया है, एक बार देख लेंगे बस, और कुछ। तो फर्दर आगे बढ़ते हैं जरा, अब हम कंपोजिशन लेवी पर। कंपोजिशन लेवी का मतलब क्या है, कंपोजिशन स्कीम क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, सेक्शन 10 है। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। The government of India provides for simplified and easy for doing business scheme for payment of taxes and filing of returns to certain categories of taxable person। ठीक है, सिंप्लीफाइड कर दिया है, इजी कर दिया है बिजनेस को चलाने के लिए। किस तरीके से इजी, क्या है, कैटेगराइज करके। एज अ रिजल्ट सच टैक्सेबल पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एलोबरेट रिकॉर्ड्स एंड फाइलिंग डिटेल्स रिटर्न। तो इन पर्सन्स को है जरूरी नहीं है एलोबरेट करके रिकॉर्ड्स को सबमिट करना, फाइल करना, रिटर्न करना। सेक्शन 10 ऑफ दिस सीजीएसटी एक्ट प्रोवाइड कंपोजिशन लेवी टू सच पर्सन। तो सेक्शन 10 जो है वो कंपोजिशन लेवी प्रोवाइड करता है, कंपोजिशन स्कीम प्रोवाइड करता है ऐसे पर्सन्स को। तो देखिए, पर्सन एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 में सीजीएसटी है, तो कौन एलिजिबल होगा ये देखते हैं जरा। तो कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 में क्या होता है, जिसने क्या क्या ऑप्ट किया है, जिसने नहीं किया है, दोनों के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए क्या क्या, कंपोजिशन लेवी एसएससी कैन हैव वैल्यू ऑफ सर्विस, क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट इन द प्रीवियस ईयर और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यस सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट एंड आउटडोर कैटरर। ठीक है, अगर है तो क्या होगा और नहीं है तो क्या होगा। है तो देखिए क्या होगा, ऑप्शन टू पे टैक्स एट कंपोजिशन लेवी इज नॉट एप्लीकेबल होगा इसके। अगर नहीं है तो
तो सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स यस है तो इस तरीके से, और नो तो फिर क्या होगा, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक, सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इको, नो 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 की बात हो रही है। तो पर्सन इज एलिजिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन लेवी प्रोवाइडेड प्रीवियस ईयर, टर्नओवर कितने का आना चाहिए, लेस देन 1.5 करोड़ का होना चाहिए। लेस देन और इक्वल टू की बात हो रही है यहाँ पर 1.50 करोड़। ओके, ये देखिए वन, ये इफेक्टेबल है विद इफेक्ट फ्रॉम कहाँ कहाँ कब से है ये, 1/4/2019 से। पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया, तो ये बात ध्यान रखनी है। ओके, अब 1.5 करोड़ हो गई है। ठीक, पर्सन एलिजिबल टू कंपोजिशन स्कीम। और वैल्यू ऑफ सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर जो टर्नओवर है लेस देन और इक्वल टू 10% और 5% विच एवर इज हायर। चलिए आगे अच्छे से समझेंगे विद एग्जांपल के थ्रू। For the purpose of determination of 10% of turnover in a state or union territory in the preceding financial year, 5 lakh whichever is higher. With effect from this explanation inserted हो गई है क्या, with regard to turnover के through क्या, the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loan or advances in so far as the consideration is presented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the value of turnover। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं पहले भी कि हम डिस्काउंट और ये सब नहीं लेते हैं जब हम डिटरमाइन करते हैं क्या, टर्नओवर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेन यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा किस पर, टर्नओवर निकालने पर, क्योंकि जब तक हमें टर्नओवर नहीं पता चलेगा तब तक हम उस पर लेवी नहीं कर सकते, इम्पोज नहीं कर सकते टैक्स। तो देखिए राम एंड कंपनी है, बीइंग अ ट्रेडर है ऑफ सेल फोन्स के, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। तो क्या है यहाँ पर, इंटर स्टेट सप्लाई है टैक्सेबल गुड्स की 120 लाख। ओके, इंट्रा स्टेट देन एग्जेम्प्टेड गुड्स की देन सप्लाई, इस तरीके से ये सारी सप्लाईज दे रखी है। इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। Whether Ram and company is eligible for composition scheme in the current financial year, तो सबसे पहले हमें टर्नओवर को देखना पड़ेगा। ये सारी क्या की गई है, टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज के प्रोवाइड की गई है। देखिए तो सबसे पहले इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स 120 लाख है, तो क्या होगा, एडेबल इनटू द एग्रीगेट टर्न। ओके, दैट इंटर एग्जेम्प्टेड जो है वैल्यू दे रखी है 10 लाख की, नहीं होगा ये। ठीक है, इंटरेस्ट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल, इसके लिए भी देखिए यहाँ पर क्या बोला है, करना होगा हमें। देन इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज की बात हो रही, निकलेंगे। देन इंटरेस्ट नील लेंगे यहाँ पर। देखिए नील क्यों लिया गया है मैं बता दूँ आपको, क्योंकि क्या बोला था, एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आता है, एग्जेम्प्टेड गुड्स हो चाहे कैसे भी गुड्स हो, सबको पहले टर्नओवर के लिए कंसीडर किया जाएगा, सब ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। सब कुछ हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड गुड्स हो या एग्जेम्प्टेड सर्विसेज हो, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर कितना आ जाता है, 150 लाख आ जाता है। ठीक, नॉट एक्सीडेड 150 लाख, आई मीन टू से। ओके, 1.5 करोड़ था, ऑब्वियसली 150 लाख होगा, जो कि एक्सीड नहीं कर रहा है। और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए 1.5 करोड़। ऑब्वियसली ये लेस देन है, तो ये क्या लायबल होगा, क्या ये लायबल होगा। ठीक है, तो ये भी बताने के लिए हमें क्या करना होगा, अभी सर्विसेज के बारे में भी बात करनी होगी। लाइक क्या, कि वैल्यू ऑफ सर्विसेज नॉट एक्सीडेड 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो जब हम वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटपुट सप्लाई ऑफ सर्विस देखें तो 5 लाख और 3 लाख था, टोटल वैल्यू हो गई कितनी, 8 लाख हो गई। सप्लाई ऑफ सर्विस एज परसेंटेज ऑन टर्नओवर, टर्नओवर कितना है हमारा 1 लाख 138। अगर हम उसका यहाँ पर देखा जाए तो क्या होगा, अगर मैं देखूं कि 8 लाख कितना परसेंट है उस टर्नओवर का, यानी कि 138 लाख का कितना परसेंटेज है, तो मैं इसी तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा, 8/130 लाख मल्टीप्लाई 100। ठीक है,
तो आता है मेरे पास कितना 5.80 विच इज लेस देन है, ठीक है, एक्सीड नहीं कर रहा है। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वैल्यू शुड नॉट बी एक्सीडेड 10% और टर्नओवर 5 लाख, विच एवर इज हायर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5.80 5.80 विच इज लेस देन है। अगर मैं 10% देखूँ 10% देखूँ तो मेरे पास कितना आता है 13.80, ठीक है। तो 10% इतना आता है, ठीक, 10% इतना आया, ये बात ध्यान रखनी है। और 5 लाख विचएवर इज हायर की बात हो रही है, तो विचएवर इज हायर हमें यही कंसिडर करना होगा। विद इफेक्ट फ्रॉम दिस इंटरेस्ट अर्न डिपॉजिट इन अकॉर्डिंग डिटरमाइनिंग द वैल्यू टर्नओवर दिस और 5 लाख whichever is higher, okay, whichever is higher therefore the value is क्या मान ली जाएगी 13.8 लाख, ठीक है। वुड बी कंसिडर हो जाएगा ये सप्लाइड बाय द राम एंड कंपनी इन द गिवन केस सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये तो हमें पता है, ये डिड नॉट एक्सीड द परमिसिबल लिमिट एंड हैंस राम एंड कंपनी इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन करंट फाइनेंशियल ईयर, ओके। तो देखिए किस तरीके से हमने ये यहाँ पर जान लिया क्या कि टर्नओवर के बेसिस पर हमने ये देखा कि टर्नओवर सबसे पहले मेन यहाँ पर क्या चीज़ है, टर्नओवर को फाइंड आउट करना। टर्नओवर क्या नहीं होना चाहिए, 1.5 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी, 1.5 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक। और सर्विसेज के लिए हमने क्या था, सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, तो 10% क्या होना चाहिए, 10% ऑफ टर्नओवर होना चाहिए और 5 लाख विचएवर इज हायर, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो कंसिडर किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो सर्विसेज की वैल्यू है वो कितनी है, एंड देन परसेंटेज निकाला विच इज क्या है नॉट एक्सीडेड 10% है, तो यानी कि ठीक, तो कंसिडर किया जाएगा क्या 10% लिया जाएगा और 5 लाख जो भी हायर होगा उसको ले लिया जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ऐसे क्वेश्चन ही आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस भी होते हैं, ओके। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे हमारे पास विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019 एक्सटेंशन है इन द लिमिट ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम। तो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो यहाँ पर अवेल करने के लिए क्या कंपोजिशन स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है कुछ स्टेट्स वगैरह, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर देखते हैं जरा। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू की है क्या कि रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इज प्रीसीडिंग ईयर डिड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, एक्सीड नहीं करती है, ठीक, मे ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, तब भी वो क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं अगर उनकी एग्रीगेट टर्नओवर वैल्यू है कितनी, शैल बी 75 लाख इन केस ऑफ पर्सन्स रजिस्टर्ड अंडर फॉलोइंग स्टेट। इस इन स्टेट्स में जो वो रजिस्टर्ड है, यानी कि ये स्टेट अब याद रखने हैं आपको, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, ठीक। तो ये क्या है, ये कुछ स्टेट्स हैं जिनमें 75 लाख कंसिडर्ड हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे पढ़ेंगे हम एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में सेक्शन 2(6). तो जिन लोगों ने अभी तक लास्ट वीडियोस नहीं देखे प्लीज़ वो जाकर एक बार वीडियोस देख लीजिए। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय